हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे सितंबर 12th। कल न्यूज़पेपर नहीं आया था ड्यू टू गणेश चतुर्थी। चलिए आज देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक पेज 3 पे था विद्या विस्तार स्कीम। देखिए, मैं मानता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का देखें, बट क्या है कि जिस जगह यूनियन मिनिस्टर्स आए हों और थोड़ा सा ये चल रहा हो, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया हुआ है, तो इसको ना थोड़ा सा नोट डाउन करना ज़रूरी होता है। आप इसको फॉर्डर में लिख सकते हैं। आपसे या तो ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स से कि विद्या विस्तार स्कीम क्या है, ठीक है, कौन लेके आया है। या आपसे आपके या जब आपके एजुकेशन के बारे में बात हो, जैसे हमने देखा है पैंडेमिक के, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो ये भी एक ऑनलाइन फैसिलिटी है। तो हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। आप पॉइंट लिख सकते हैं अपने फॉर्डर में, ताकि अगर आपके पास एजुकेशन के बेसिक पे अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो यू कैन राइट डाउन कि हाँ, विद्या विस्तार स्कीम। सिर्फ ज़्यादा नहीं, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। आप एक एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं कि हाँ, विद्या विस्तार स्कीम लेके आया दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, ये इसमें ना ये पार्टनर करेगा कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ, और उसके बाद उनके साथ ना एकेडमिक कॉपरेशन करेगा, कोलैबोरेशन करेगा। और उसमें क्या करेगा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें ये अपनी फैकल्टीज जो है, लाइब्रेरी जो है और एकेडमिक फैसिलिटीज जो है, ये उनके अवेलेबल कराएगा, जिनके साथ भी ये पार्टनर करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें करने का। हो सकता है आपसे पूछ ले प्रीलिम्स में विद्या विस्तार स्कीम किसकी है, कौन लेके आया है। ये आपके पास मेंस में एज अ फॉर्डर काम कर सकता है। पेज 7 में देखिए क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लॉ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में, एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी आता रहता है हर दूसरे तीसरे साल में। तो याद रखिएगा, अंडर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है वो 90 डेज में कंप्लीट होनी जरूरी होती है। अगर नहीं होती तो एक्यूज जो है उसको बेल मिलना जरूरी हो जाता है। ही इज एंटाइटल टू बेल। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो कई बार क्या होता है कि हमने देखा है जजेस जो है या मैजिस्ट्रेट्स जो है उसका एक्सटेंड कर देते हैं टाइम। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो मैजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो एक्सटेंड कर सके टाइम को। अगर इसको सिर्फ और सिर्फ कोई एक्सटेंड कर सकता है टाइम को, वो कर सकता है कोर्ट। अब उन्होंने कौन सा कोर्ट कोर्ट किया है? कोर्ट, QOOTE। तो इसलिए कोर्ट कोर्ट कौन सा किया उन्होंने? उन्होंने कहा स्पेशल कोर्ट जो अंडर यूएपीए बना हो। ठीक है, एज स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन इन सेक्शन 43D। ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे। बट आपको इतना होना चाहिए कि अगर आपके पास प्रीलिम्स में पॉइंट आता है कि एनी मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन एक्सटेंड टाइम, तो याद रखिएगा नहीं, एक ओनली स्पेशल कोर्ट अंडर यूएपी ही इज अलाउड। ठीक है, पेज 8 पे है, और ये वैसे इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हुआ है ये। एक पेज 8 पे है। ये हम ऑलरेडी ना 9 मार्च को आई थिंक डिस्कस कर चुके थे, बट अगर आया है तो मैंने सोचा एक लेक्चर के लिए मैं क्या बताऊंगा आपको। तो 2+2 मिनिस्टर मीटिंग जैसे हम देख रहे हैं किसके साथ चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है क्या? वो अब इस टाइम तो सब कुछ अफगानिस्तान अफगानिस्तान की बातें हो रही हैं, या म्यांमार की कर लेंगे, इधर की कर लेंगे। वो इतना जरूरी नहीं होता, हमें पता होना चाहिए 2+2 किस क्या है। हाईएस्ट लेवल मैकेनिज्म है ये बिटवीन द टू कंट्रीज। डायलॉग होता है जिसमें क्या होगा, डिफेंस या डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस एंड फॉरेन सेक्रेटरीज आपस में मिलते हैं एक दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है, इंडिया आज तक ये किसके साथ करता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। इन्होंने क्या है, अप्रैल में भी रशिया की, हमने ये पहले ही पढ़ा है, रशिया के साथ भी इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाता था विच इज द ओनली कंट्री आउटसाइड क्वाड, या विच इज द ओनली कंट्री आउटसाइड दीज थ्री कंट्रीज जिनके साथ शुरू हुआ है, वो है रशिया। ठीक है, उसमें एक पेज 9 पे वल्चर्स के बारे में काफी दे रखा था। देखिए आपने 27 अगस्त का सुनिएगा। ये तो जैसे 2+2 वाला तो बहुत छोटा सा था। वल्चर्स को ना हमने काफी डिटेल में कि क्यों ये एंडेंजर्ड हो रही है, क्या रीजन है, क्या इसके सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो प्लीज 27 अगस्त का सुन लीजिएगा जिन्होंने नहीं सुना। एक पेज 11 पे आपने देखा होगा ओरका के बारे में दे रखा था। ओरका, आप कभी मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ओरका जो है एक वैसे देखा जाए तो वेल है, किलर वेल कहा जाता है ओरकास को। बट ये ओरका दूसरी चीज है। ओरका ये बेसिकली क्या है, जो डायरेक्ट लार्जेस्ट है, डायरेक्ट एयर से कार्बन कैप्चर करेगा और उसको स्टोर करेगा लैंड में। ठीक है, ये कहाँ ऑपरेट हुआ है? आइसलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी करेगा ये इंपॉर्टेंट है। ये करेगा 4000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। अब ये बहुत ज़्यादा है? नहीं, इतना तो हमारा वर्ल्ड जो है 4 सेकेंड्स में रिलीज कर देता है। तो याद रखिएगा, ये कुछ घुमा फिरा के आपको कर देंगे कि हो सकता है ये कह दें कि आपको कि ये ऑर्का जो है इतनी कैप्चर कर लेगा जितना वर्ल्ड जो है एक साल में। क्योंकि हमेशा जब भी ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ना, हमेशा एक्सट्रीम में पूछेंगे। तो एक साल में जितना वर्ल्ड छोड़ेगा उतनी ही ये कैप्चर कर लेगा। तो याद रखिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 सेकेंड्स में जितना वर्ल्ड छोड़ता है उतनी ये सिर्फ और सिर्फ कैप्चर करेगा। याद रखिएगा। अब आपसे एक पेज 11 पे बहुत अच्छा एक पॉइंट था कि हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ लिया जाए कि वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ ह्यूमंस ही सफर कर रहे हैं या एनिमल्स भी सफर कर रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि हम जानते हैं कि एनिमल सफर कर रहे हैं। आपसे हो सकता है घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि हमने देखा है कि
कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं शेप शिफ्टिंग कर रहे हैं। शेप शिफ्टिंग मीन्स अपनी बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं, जैसे किसी की बीक्स लार्ज हो गई हैं, किसी की लेग्स लार्जर लार्जर हो गई हैं, ईयर्स लार्जर हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लें। और वो आपसे ये पूछ सकते हैं ऐसी चीज़ें देखने में आ रही है कि वजह क्या है कि होने की? और आपके पास हो सकता है 4-5 ऑप्शंस दे रखी हों, आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। तो याद रखें इट इज़ बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है? आपको सिलेक्ट करने में ईज़ी रहेगा। एक पेज लेवल पे ओकावा के बारे में हमने देखा होगा, फोर्स के बारे में दे रखा था। तो बेसिकली हमें पता क्या होना चाहिए कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है ताकि आपको समझ आ जाए। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वीकेस्ट फोर्स है, बट इसकी रेंज जो है इनफाइनाइट है, मतलब हर जगह ही है ये। वीक अगर अर्थ की बात हो, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये उसके बाद अगर ग्रेविटेशनल के बाद जो थोड़ी सी स्ट्रांग है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, पर इसकी रेंज क्या होती है? पर्टिकुलर एरिया में होती है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये स्ट्रॉन्गर है बट इसकी भी रेंज इनफाइनाइट है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? इसकी भी मगर रेंज जो है शॉर्ट है, याद रखेगा। मतलब इनफाइनाइट शॉर्ट, ऐसे याद रखेगा। उसके बाद अब आप पूछेंगे कि सर इनकी डिटेल अगर जाननी हो, ग्रेविटेशनल क्या है, वीक न्यूक्लियर, वो आपने जाननी है, आप आपकी इच्छा है। बट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा। देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था कि द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विद रेफरेंस टू देम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दे रखा था ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4। तो हमने सीधा सीधा देखा ये तो वीकेस्ट है, हम सीधा सीधा एलिमिनेशन टेक्निक से हम कहेंगे 1 तो गलत ही है, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। बट एक बारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉज रेडियो एक्टिविटी। देखिए अब क्या होता है कि ये साइंस के जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको बहुत ईजी रहेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि उनको पता है कि इनकी डिटेलिंग। बट यूपीएससी जो है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि किसी स्पेसिफिक क्लास को स्पेसिफिक कैटर करे, याद रखिएगा। वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में जरूर ऐसा कुछ करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ला देती है। अगर कोई लॉ का क्वेश्चन आता है तब भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड लाती है, कुछ ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से कि जो जनरल स्टूडेंट्स कर सके। ऐसे ही साइंस के लिए भी होता है। तो साइंस में सेम गोज विद द साइंस, बिलीव मी। अगर साइंस का कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन होगी उसमें कि जिससे देखिए अब आप ये जो 4 न्यूक्लियर जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ये जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जनरल स्टूडेंट है, चाहे साइंस स्टूडेंट है। बट क्या होता है साइंस स्टूडेंट उनको डिटेलिंग में जानता है, जनरल स्टूडेंट को एक जनरल व्यू पता होता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है। अब क्या होगा कि उन्होंने क्या करा कि चारों में से ऐसी ऑप्शन दे दी ताकि आप इजीली एक जनरल स्टूडेंट भी इजीली सॉल्व कर सके। तो याद रखिएगा कि ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप मुझसे जैसे पूछते हैं कि सर साइंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या बुक्स पढ़ें? मैं तभी आपको कहता हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर में से अच्छी तरह जो साइंस का है वो पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईज़िली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है? अब इस वाले क्वेश्चन में आपको अगर नीचे के 3 नहीं भी पता होंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, बट अगर आपको ये भी पता होगा कि ये 4 फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन-सी है, सबसे वीक कौन-सी है, तो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही करिए, जनरल रहिए, बहुत बेसिक्स आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए, और बेसिक्स के साथ-साथ आजकल करंट उनके ऊपर क्या चल रहा है बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है? बिलीव मी, बहुत टाइम से पेपर 2009 से लेके 2019 तक दिया है। हर चीज़ पता है, 2005-4 से एनालाइज़ करते आए हैं, तो डोंट वरी एट ऑल। आपको बिलीव मी और ट्रस्ट विद अस, और आपका सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते रहेंगे। आप जो हम बता रहे हैं लेक्चर्स वो बस करते रहिए अच्छी तरह, ठीक है? एंड किसी का मेरे पास मेल आई थी कि सर आप कल नहीं लेके आए, काफ़ी लोग तो आए थे, अगर हिंदू नहीं था तो। देखिए क्या होता है ना कि कई लोग, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, कई लोग क्या होता है कि डिपेंड करते हैं कि हाँ, चलो उनको यूट्यूब से इनकम हो रही है एंड दे रिलाई ऑन द व्यूज़, तो उनको तो कुछ ना कुछ लेके ही आना है। देखिए, मैं सीधी-सी बात आपको ये कहूँगा, जिस दिन न्यूज़पेपर नहीं आता है, डोंट बी सो हैप्पी। अगर लेक्चर नहीं आ रहा है, तो मैं फ़िज़ूल की चीज़ें नहीं लेके आ सकता कि आपको चलो कि मेरे पास व्यूज़ आएँ और मेरी इनकम हो। हम इनकम के लिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग इनकम के लिए नहीं आए हैं, जस्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने जो फेस किया कोई और ना करे। तो इसलिए अगर नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, आप अपना पुराना रिवाइज़ करिए। उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है, पुराने जो प्रीलिम्स के पेपर्स आए हैं, मेंस के पेपर्स आए हैं, उनको सॉल्व करिए, और किसी भी मैगज़ीन को इसको लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और फालतू की चीज़ें सुनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।